हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। लास्ट टॉपिक जो है हम पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट का पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने आपको कार्बेनियंस कार्ब ऋणायन के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स। अदर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में है मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ये टॉपिक 11th क्लास ACF के एग्जाम के लिए, नीट जेई के एग्जाम के लिए या बीएससी की केमिस्ट्री में भी, उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम यानी कि ऑलमोस्ट हम कहें तो जो एडवांस लेवल केमिस्ट्री है उसमें सब में ये टॉपिक काम में आता है। देखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल की मैं बात बताऊं आपको, ये होता है, देखिए फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिसके पास अगर आप गिनेंगे तो आपको लगेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, 2 इस बॉन्ड में है और 2 इस बॉन्ड में है, यानी कि इन 3 बंधों से तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री पड़ा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए। किसमें? बाह्यतम कोश में। तो हम यूं बोल सकते हैं ये कैसा है, ये कोई चार्ज वाला पार्टिकल थोड़ी है, ये क्या है? उदासीन है। तो उदासीन कार्बन है ये, उदासीन कार्बन जिसके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी तक हमने देखा कार्बोकेटाइन 6 इलेक्ट्रॉन, कार्ब ऋणायन 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन फ्री रेडिकल्स में और नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। उसे हम ऐसे न्यूट्रल कार्बन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर? तो ये फ्री रेडिकल की सिंपल डेफिनेशन होगी कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर क्या है ना। तो नॉर्मली एक जो अल्काइल फ्री रेडिकल्स में हम बात करें तो फ्री रेडिकल्स कुछ ऐसा होता है, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन 3 बंध हैं, एक p कक्षक खाली है और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 1 कक्षक है, 1 इलेक्ट्रॉन है एक p कक्षक के अंदर। ठीक है, इसको अगर अपन कहेंगे तो क्या कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2 3 सिग्मा बंध है, 1 2 और 3, तो sp2 संकरण है इसमें। पहली बात तो ये, जब भी sp2 संकरण होता है तो बॉन्ड एंगल जो है वो होता है 120 डिग्री का बंध कोण होता है इसमें। ये जो बॉन्ड्स है इनके बीच में एंगल 120 का होगा और ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि समतल त्रिकोणीय होती है, समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर। तो फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर होता है, समतल त्रिकोणीय होता है। लेकिन अगर इस फ्री रेडिकल में तीनों वैलेंसीज अगर फ्लोरीन से सेटिस्फाई हुई है, ध्यान से देखना, फ्लोरीन इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अगर यहां तीनों वैलेंसीज फ्लोरीन से सेटिस्फाई हुई है, इन दैट केस ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को एज अ लोन पेयर कंसीडर किया जाता है, बिकॉज फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये जस्ट लाइक एक लोन पेयर की तरह काम करता है। उस कंडीशन में CF3 में sp3 संकरण होगा, किसका? फ्री रेडिकल का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल शेप यानी कि पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो पिरामिडल होती है, इसमें CF3 ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज फ्री रेडिकल्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं और समतल त्रिकोणीय होते हैं। तो ये तो इनकी एक सिंपल बात हो गई। और कुछ बातें मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपको डायरेक्ट एग्जाम में सवाल मिलेगा, इनमें से कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है? तो ये पैरामैग्नेटिक है। आप देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अनुचुंबकीयता दर्शाता है। तो ध्यान रखना कि फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक फ्री रेडिकल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, है ना, पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय होते हैं। तो ध्यान रखिए पैरामैग्नेटिक कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है? पैरामैग्नेटिक होता है फ्री रेडिकल। एक और बात, फ्री रेडिकल में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है
इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं तो किसी भी दूसरे के साथ में मिलकर ये डायमर बना देते हैं, है ना। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल आराम से क्या करते हैं, डायमर जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विलक, तो ये आराम से द्विलक बना लेते हैं, डायमर बना लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई करके बताता हूं, देखिएगा बोर्ड पे। जैसे ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल फ्री रेडिकल मींस बेंजीन पे CH2 और फ्री रेडिकल। अब ये अनस्टेबल है और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, दो बेंजाइल फ्री रेडिकल्स आपस में डायमराइजेशन कर लेते हैं, डायमर बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक डायमर कंपाउंड यानी कि एक द्विलक यौगिक बना लेंगे, जो कुछ ऐसा होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड अनदर बेंजीन। सो इनमें डायमराइजेशन की प्रॉपर्टी होती है बिकॉज दे आर हाईएस्ट अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूट्रल भी होते हैं, तो इस वजह से ये अनस्टेबल होने की वजह से ये डायमराइजेशन आराम से कर लेते हैं। क्लियर? बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन के बारे में आप जरूर ध्यान रखना, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। फॉर्मेशन कब होगा, तो आप ये वर्ड याद रखना, फॉर्मेशन मींस हेल्पर, ठीक है, फॉर्मेशन है हेल्पर, HELPR, हेल्पर, ये वर्ड याद रखना, ये इनके फॉर्मेशन की कंडीशन है। फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल बनता है सम्मांश बंध विखंडन से, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज सम्मांश बंध विखंडन, जबकि कार्बोनाइन और कार्बोधनाइन कैसे बनते हैं, वो बनते हैं विषमांश बंध विखंडन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। ये बनता है होमोलाइटिक, मतलब जब बॉन्ड टूटता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड के वो इक्वली वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इससे फ्री रेडिकल बनता है और उसकी कंडीशन है हेल्पर। हेल्पर में H का मतलब है हीट, अगर कहीं कोई रिएक्शन में हीट का साइन है तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, यानी ऊष्मा। दूसरा ई का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा का अगर निशान है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसका मतलब फ्री रेडिकल बनेगा। एल का मतलब है लाइट, अगर वहां पे लाइट है, प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश या प्रकाश का निशान दिया हुआ है, HNu लिखा हुआ है, तो फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। पी का मतलब है परऑक्साइड, P मींस पर ऑक्साइड, अगर वहां पे परऑक्साइड लिख दिया ऊपर H2O2 या बेंजाइल परऑक्साइड, तो दैट मींस वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। और आर का मतलब है रेडिकल, अगर पहले से वहां पे कोई मूलक लगा हुआ हो, पहले से कोई फ्री रेडिकल मौजूद हो, तो वो जो रिएक्टेंट है, क्रियाकारक, वो भी रेडिकल ही बनाएगा। तो दीज आर दी कंडीशन, हेल्पर, है ना, ये ध्यान रखना, इन कंडीशंस के अंदर सम्मांश बंध विखंडन होता है और मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। तो ये इनके निर्माण के बारे में कि कैसे बनते हैं। आइए देखते हैं फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसी होती है और उसको अपन कैसे चेक करते हैं। क्लियर? देखिए ध्यान से बोर्ड पे, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी है, फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक का जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, वो हम दो चीजों से देखते हैं। एक तो हम देखते हैं उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और एक देखते हैं रेजोनेंस, ठीक है। एक तो देखते हैं अतिसंयुग्मन, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को चेक करने में काम आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक हम उसमें देखेंगे अनुनाद, रेजोनेंस, ठीक है। और अनुनाद वाला जो फ्री रेडिकल है वो हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रेजोनेंस होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल होता है। ध्यान क्या रखना है, अगर कोई पूछ ले क्या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव वही काम करता है जहां पर प्लस या माइनस चार्ज हो, यानी चार्ज हो पहले से, तब आप उस पर प्लस आई या माइनस आई लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई चार्ज ही नहीं है, जैसे फ्री रेडिकल पे कोई आवेश ही नहीं है, तब अपन वहां पे क्या नहीं अप्लाई कर सकते, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, यानी प्लस आई और माइनस आई नहीं लगाते हैं, उसकी जगह हम क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मैं आपको ओवरऑल ऑर्डर बताता हूं, बोर्ड पे देखिए, सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा, जो एरोमेटिक होगा, फर्स्ट हाईएस्ट स्टेबल। उसके बाद में ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल,
ये 3 बेंजीन रिंग्स हैं। ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूं। एक बेंजीन रिंग से 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है। तो यहां पर आप देखिए 3, 3 6 और 3 9 और एक ये खुद है। इसका मतलब टोटल 10 क्या बनेगी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं बनेगी। इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इससे कम होगा। अगर यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, डाइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल है ये, तो अनुनादी संरचनाओं की संख्या कम हो गई, 3, 3 6 और एक खुद है ओरिजिनल। इसका मतलब केवल 7 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी, सो इट इज लेस स्टेबल। और अगर एक ही बेंजीन रिंग है, यानी कि बेंजाइल फ्री रेडिकल, दिस इज द बेंजाइल फ्री रेडिकल, अगर बेंजाइल फ्री रेडिकल है तो टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी और ये और भी कम स्टेबल होगा इन तीनों। फिर एलाइन, एलाइन फ्री रेडिकल, वी नो दैट एलाइन में भी क्या होता है? रेजोनेंस होता है, CH2CH सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। सो ड्यू टू द रेजोनेंस कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है एलाइन में? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, अनुनादी संरचनाएं, तो ये इससे कम स्टेबल होगा। उसके बाद में आ जाता है 3 डिग्री, है ना? 3 डिग्री मींस CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फ्री रेडिकल। देन उसके बाद में सेकेंडरी CH3 CH फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल सेकेंडरी के बाद में प्राइमरी CH3 CH2 फ्री रेडिकल और उसके बाद में 0 डिग्री यानी कि CH3 फ्री रेडिकल। तो ये तीनों हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करेंगे। देखो यहाँ पे इस फ्री रेडिकल में कितनी बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? 3, 3 6 3 9 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अति संयुग्मन से 9 संरचनाएं बनेगी, 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर 3 और 3 6 तो 6 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इस वजह से जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है वो उतना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी और एज कंपेयर टू प्राइमरी। क्लियर? सो दिस इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डायरेक्ट सवाल आएगा इनमें से कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है, तो आपको क्या देखना है? हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। अगर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रही है, उसके आधार पे अपन मुक्त मूलक का स्थायित्व चेक कर सकते हैं। ठीक है? फिर इन दोनों में भी अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों एक साथ हो तब हम दोनों को ही कंसीडर करते हुए ऑर्डर डिसाइड करेंगे, जैसा मैं इस एग्जांपल में बता रहा हूं। आप देखिएगा ये 2 एलाइल फ्री रेडिकल्स है, देखना ध्यान से ना, ये 2 एलाइल फ्री रेडिकल्स है। ये फर्स्ट एलाइल फ्री रेडिकल, ये सेकंड एलाइल फ्री रेडिकल। दिस इज दी सेकंड एलाइल फ्री रेडिकल। मैंने 2 एलाइल फ्री रेडिकल्स बनाए। ये एलाइल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एलाइल ना, इसको एलाइल बोलते हैं। तो एलिल फ्री रेडिकल्स है दोनों, लेकिन आप देखो इस एलिल फ्री रेडिकल में ये एलिल है तो 2 बार तो क्या होगा? अनुनाद होगा, रेजोनेंस, और उसके अलावा ये एक बॉन्ड है, इसका मतलब ये CH3 है। तो फ्री रेडिकल के पास में CH3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 2 रेजोनेंस होंगे और 3 हाइपर कॉन्जुगेशंस होंगे, 3 अति संयुग्मन होंगे। ठीक है? उसको देखिए, इसमें भी 2 बार रेजोनेंस होगा क्योंकि एलाइल है और प्लस अब यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक ये रहा CH3 ग्रुप और एक ये CH3 ग्रुप, मतलब 2 बार CH3 लगे हुए हैं। सो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, और 6 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हो गया 6 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सो विच वन इज मोर स्टेबल? अब आप इन दोनों को एक साथ लेते हुए कंपेयर करके बताएंगे कि इसमें 2 बार तो सेम है, लेकिन इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है और इसमें 6 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशंस हो रहे। क्लियर? ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम कुछ इस तरीके से चेक कर रहे हैं। और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे एक ये फ्री रेडिकल है, दैट इज बेंजाइल फ्री रेडिकल CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड फ्री रेडिकल, और एक है केवल बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये है बेंजाइल फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल। अब आपसे पूछ लिया दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो आपको सब कुछ अप्लाई करना है, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों। पहले वाले को आप देखिए, एक तो ये बेंजाइल है, ये वाला सेगमेंट क्या है? बेंजाइल। तो बेंजाइल की वजह से क्या होगा? 4 बार रेजोनेंस होगा, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 4 तो अनुनादी संरचनाएं बन गई, और CH3 है डॉट के पास में, इसका मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। उसमें देखिए आप, केवल बेंजाइल है, इसका मतलब 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें 3 बार है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड।
क्लियर? तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए है, अति संयुग्मन से ही हम समझा सकते हैं किसको, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। पैरामैग्नेटिक होते हैं, जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कौन सा, पैरामैग्नेटिक फ्री रेडिकल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्री रेडिकल्स। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन फ्री रेडिकल्स के बारे में। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।